हेलो बच्चों, इक्विलिब्रियम चैप्टर में मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज पढ़ाए, जैसे कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन का फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट इक्वल हो जाता है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, जरूरी नहीं इक्वल हो, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाते हैं, जरूरी नहीं कि इक्वल हो। और क्या हम लोगों ने देखा कि इक्विलिब्रियम जब आता है तो वहां पर नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सीधी बात है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के जब रेट्स इक्वल हो गए तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। और उसके अलावा हमको एक बात और पता चला कि इक्विलिब्रियम डायनेमिक नेचर का होता है, ना कि स्टैटिक नेचर का। डायनेमिक है तभी तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड में रेट की बात हो रही है, फॉरवर्ड में भी रिएक्शन जा रहा है, बैकवर्ड में भी जा रहा है, लेकिन इक्वल रेट से। अब वहां पर जब हम लोगों ने ये बात बोला कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, तो साथ में हमने एक बात और बोला था कि एक्टिविटी कांस्टेंट हो जाता है। कंसंट्रेशन और एक्टिविटी बिकम कांस्टेंट, ऐसा कुछ एक पॉइंट लिखा था हमने। तो यहां पर देखो वही डिस्कस करना है कि एक्टिविटी क्या होता है। एक्टिविटी या फिर इसी को हम बोलते हैं एक्टिव मास। सबसे पहले हम देखते हैं इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो एक्टिविटी या फिर एक्टिव मास को स्मॉल ए से या फिर इस लार्ज ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। अब यहां पर ये तो हो गया इसका डिनोट करने का तरीका, दो में से किसी भी तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां पर बात आता है कि एक्टिविटी है क्या, तो समझते हैं। यहां पर जैसे मान लो मैंने क्या किया, NaCl का 2 मोल लिया और इस 2 मोल NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया, और डिसॉल्व करने के बाद इस पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम लेट्स से 1000 ml हो गया। 1000 ml सोल्यूशन हो गया। अब इससे मोलरिटी निकालो, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो कितना मोल है, 2 मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 1000 ml। नीचे ml है उस इसलिए ऊपर 1000 भी कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से मोलरिटी कितना आ गया, 2। मतलब कि यहां पर एक्चुअल में जो सॉल्यूशन है ये पूरा, दिस इज 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन। दिस इज 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन। क्लियर हो गया बात इतना। अब बात आता है कि जो हमने NaCl इस पानी में डिसॉल्व किया है, क्या वो 100% अपने आयंस में टूटा होगा? तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो नहीं होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो मैंने यहां पर जो NaCl लिया, ये NaCl मैंने कितना लिया था, मैंने 2 मोल लिया था। इसको टूटना किस में है, अपने आयंस, मतलब कि Na+ और Cl- आयंस में टूटना है। हमने लिया कितना है, 2 मोल। एक्सपेक्टेड ये है कि पूरा पूरा ये टूट जाएगा अपने आयंस में, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। लेट्स से इस 2 मोल में से इसका 1.9 मोल ही डिसोसिएट हुआ, तो 2 में से 1.9 मोल NaCl अपने आयंस में टूट गया, तो बचा कितना, 2 - 1.9। ये क्या बता रहा है, 2 मोल था, 2 में से 1.9 मोल NaCl अपने आयंस में टूट गया, तो रिमेनिंग NaCl क्या हो जाएगा, 2 - 1.9 0.1। Na+Cl- कितना बनेगा, तो अगर एक NaCl टूटता है, इफ 1 NaCl गेट आयोनाइज्ड, इट विल प्रोड्यूस 1 Na+ एंड 1 Cl-। एक NaCl के टूटने से 1 Na+ और 1 Cl- बनता है। अगर 1.9 NaCl टूटा है तो यहां से 1.9 मोल Na+ एंड 1.9 मोल Cl- बनेगा। ठीक है, ये तो अपने को रिएक्शन को बैलेंस करने की बात हो गई। अब काम की बात समझते हैं। अब मान लो मैं कोई फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मैं करंट का फ्लो मेजर करना चाहता हूं, तो जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, जो भी केमिकल रिएक्शन होगी, वो आयंस के साथ होगी। जैसे NaCl से मिलने वाला जो आयन होगा, मतलब Na+ और Cl-, वो किसी केमिकल रिएक्शन में या फिर किसी फिजिकल प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेट करेगा। तो अब मुझे बताओ कि NaCl का पूरा पूरा 2 मोल पार्टिसिपेट करेगा या फिर
1.9 मोल पार्टिसिपेट करेगा। तो आंसर आता है कि इस 2 मोल में से सिर्फ 1.9 मोल ही पार्टिसिपेट करेगा किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी में, किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी में। क्यों यही 1.9 बस पार्टिसिपेट करेगा? बिकॉज सिर्फ यही 1.9 ही तो आयंस में टूटा है। तो यहाँ दो कंसेप्ट है। एक है कि जो NaCl का सॉल्यूशन है ये 2 मोलर है या फिर 2 मोल NaCl पर लीटर है। यहाँ पर कंसंट्रेशन की बात करें अगर ये 2 मोलर है, जरूरी नहीं कि हर बार 2 मोल है तो 2 मोलर ही है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम 1000 ml लिया है इसलिए 2 मोल NaCl है और 2 मोलर सोल्यूशन भी है। ठीक है, 2 मोलर यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन है, उसमें से 1.9 मोलर कंसंट्रेशन इसका आयंस में टूट गया। तो जो 1.9 आयंस में टूटा है यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है, ये पूरा 2 मोलर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो एक्टिविटी या फिर एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिविटी या फिर एक्टिव मास किसी भी रिएक्टेंट का, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, किसी भी सॉल्यूट का वो कंसंट्रेशन है जो एक्चुअल में किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्या बोल सकते हैं? एक्टिविटी और एक्टिव मास इज द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट which can participate in a particular chemical reaction or ionic reaction or physical property। जैसे 2 मोलर कंसंट्रेशन में से सिर्फ 1.9 मोलर ही एक्चुअल में पार्टिसिपेट करने वाला है, दैट इज एक्टिविटी। क्लियर हो गया होगा? जैसे इसको एक सिंपल सी एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो एक बच्चा क्लासरूम में इंटर करता है, इंटर जब वो किया तो इंटर तो 100% वो किया, अपना 100% ब्रेन लेके आया, ऐसा तो नहीं आधा दिमाग बाहर रख के आया। लेकिन जब वो इंटर किया, अब उसने क्लास में जब पढ़ाना चालू किया सर ने, तो अपने ब्रेन का मान लो जो भी है वो 90% वो ध्यान दे रहा है क्लास पे, 10% कुछ और सोच रहा है, अपने फ्रेंड के बारे में सोच रहा है कुछ और। तो अब सोचो उसने एक्चुअल में क्लासरूम के अंदर कितना पार्टिसिपेशन रखा अपना? 100% रखा क्या? तो आंसर है नहीं, 90% ही रखा। तो जो एक्चुअल पार्टिसिपेशन है वही क्या है? एक्टिविटी है या फिर एक्टिव मास है। तो एक्टिविटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग कंसेप्ट समझ चुके हैं। हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग लिख सकते हैं कि एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस। अब वो सब्सटेंस मतलब कुछ भी हो सकता है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, सॉल्यूट, इलेक्ट्रोलाइट, एनीथिंग ऑफ ए सब्सटेंस which can participate in a particular रिएक्शन में भी केमिकल, में भी आयनिक और फिजिकल प्रॉपर्टी। अब यहां पे देखो रिएक्शन मतलब केमिकल प्रॉपर्टी आ गया, इज कॉल्ड एक्टिविटी। क्या लिखा मैंने यहां पर? एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कैन पार्टिसिपेट इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन कोई भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है, और फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्टिविटी।
यहां पर एक्टिविटी को समझाने के लिए एक फॉर्मूला भी है, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल टू F इंटू सी। फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल टू F इंटू सी। यहां पर A क्या है ना, दिखाई दे रहा क्लियरली, A सिंबल से ही। A यहां पर एक्टिविटी है या फिर एक्टिव मास है। F यहां पर क्या है? F इज एक्टिविटी कोफिशिएंट and this C is concentration। C क्या हो गया? कंसंट्रेशन। अब यहां पर बात आता है कि भैया इस एक्टिविटी कोफिशिएंट का वैल्यू क्या हो सकता है? तो आप मेरे से ये बताओ, किसी भी चीज का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन क्या हो सकता है? आंसर 100%। तो यहां पर जो F है इसका वैल्यू 1 या उससे कम होगा। F का वैल्यू क्या होगा? 1 या फिर उससे कम होगा। भाई कोई अगर 100% पार्टिसिपेट करेगा तो F का वैल्यू कितना रख दो? 1। तो जो उसका कंसंट्रेशन है वही उसका एक्टिविटी हो जाएगा। मतलब 2 मोलर अगर NaCl दिया और पूरा 2 मोलर ही पार्टिसिपेट कर गया तो उस कंडीशन में F का वैल्यू कितना रख देंगे अपन? 1 रख देंगे। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C। लेकिन उससे कम पार्टिसिपेट किया, मान लो कि 90% पार्टिसिपेट किया, तो यहां पर रख दो 0.9। भाई 90% का फ्रैक्शन बदलो तो 90/100 0.9, तो 0.9 इंटू सी। लेट से C कितना है? 2 है, तो 0.9 इंटू 2 1.8 मोलर ही एक्चुअल में पार्टिसिपेट किया। बट इसका डिटेल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको स्किप करते हैं, डायरेक्टली काम की पॉइंट पे आते हैं। अगर मान लो हम ऐसा बोले, लेट F इज इक्वल टू 1, F का वैल्यू 1 ले लिया जाए, तो उस कंडीशन में A वैल्यू कितना हो जाएगा? C के बराबर हो जाएगा। और अगर मान लो F का वैल्यू 1 से कम रहेगा तो उस कंडीशन में A का वैल्यू C से कम हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, कोई बड़ी बात यहां पर नहीं है। आगे बात करते हैं, जो सॉलिड है और जो प्योर लिक्विड है उसका एक्टिविटी या फिर एक्टिव मास 1 होता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्टिविटी, और एक्टिव मास भी बोल सकते हैं आप, और एक्टिव मास, एक्टिविटी और एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज 1। भाई जो सॉलिड है वो डिसॉल्व ही नहीं होगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं होगा। जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होगा तो उस वैल्यू को हम 1 ले लेंगे। 1 इसलिए क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो तो वो चेंज नहीं होता। मान लो हमने कुछ भी सॉल्व किया, यहाँ पर एक रिएक्शन के लिए हमने कुछ सॉल्व किया, हमको मान लो वहां पर कुछ वैल्यू मिला K। अब इस K को मैं कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि K ही रह जाए? तो आंसर आता है सर 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर कोई सॉलिड है या फिर अगर प्योर लिक्विड है, प्योर मतलब 100% प्योर, तो उस कंडीशन में उसका रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा। मान लो कि पानी में पत्थर डाल दिया और वो डिसॉल्व नहीं हुआ, स्टोन्स डाल दिए, डिसॉल्व नहीं हुए तो पार्टिसिपेट भी नहीं किए। अब हमने जब कोई कैलकुलेशन किया तो हमको कुछ वैल्यू मिला, लेट से K मिला, या कुछ भी मान लो X Y Z जो मन करे। अब बात आता है कि जब वो पार्टिसिपेट नहीं किया और उसको मुझे साथ में दिखाना है तो मैं क्या करूं? तो मैं एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि रिजल्ट वही रह जाए, मतलब K ही रह जाए। तो आंसर आता है 1 एक ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट वही रह जाएगा। तो ऐसे कंपोनेंट्स जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, रिएक्शन में पार्टिसिपेट मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को दिखाने के लिए वहां पर पार्टिसिपेशन नहीं दिखाते, तो या फिर उनकी वजह से रिएक्शन अफेक्ट नहीं होता, उनकी एक्टिविटी को 1 ले लिया जाता है।
क्योंकि सॉलिड या प्योर लिक्विड की प्रेजेंस से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम के पैरामीटर्स अफेक्ट नहीं होते। जब अफेक्ट नहीं होते तो एक ऐसा नंबर सजेस्ट करो जिससे मल्टीप्लाई करके अपने को रिजल्ट में कोई चेंज नहीं मिले, तो आंसर इज 1। इसीलिए सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिविटी या फिर एक्टिव मास 1 ले लिया जाता है। क्लियर हो गया होगा बात इतना। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। जब हम लोग हायर स्टडीज की अगर बात करें तो वहां पर कंसंट्रेशन टर्म यूज ही नहीं होता, वहां पर एक्टिविटी या फिर एक्टिव मास टर्म ही यूज होता है हायर लेवल पे। बट अभी के लेवल पे हम लोगों के पास अब ये तो नहीं होता, न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, थ्योरेटिकली पढ़ना होता है, एक्सपेरिमेंट हम हर बार परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हम लोग, क्योंकि एक्टिविटी क्या है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल। कंसंट्रेशन क्या, हमने तो मोलरिटी कैलकुलेट किया, मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर से। तो कंसंट्रेशन इज कैलकुलेटेड थिंग, एक्टिविटी इज एक्सपेरिमेंटल थिंग। तो हम लोग एक्टिविटी को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर हमको थ्योरी पढ़ना है, थ्योरेटिकली पढ़ना है, या फिर अभी के लेवल पे बात करें तो हम लोग कंसंट्रेशन को ही एक्टिविटी मान लेते हैं, या फिर ऐसा बोले कि हम एक्टिविटी कोफिशिएंट को 1 मान लेते हैं, जिससे कंसंट्रेशन ही एक्टिविटी कोफिशिएंट बन जाता है। तो हमारे लेवल पे, जिस लेवल पे हम पढ़ाई कर रहे हैं, उस स्टैंडर्ड पे, उस लेवल पे कंसंट्रेशन को ही एक्टिविटी मान लिया जाता है। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं या लिख रहा हूं कि इन जनरल कंसंट्रेशन in general activity or active mass in general activity or active mass is replaced by कंसंट्रेशन। तो हमारे लेवल पे हम लोग जहां भी एक्टिविटी या एक्टिव मास आएगा वहां हम कंसंट्रेशन यूज कर लेंगे, या जहां भी हम कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं समझ जाओ वहां पर एक्टिविटी रहा होगा, और उस एक्टिविटी को हम लोगों ने कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर दिया है, या फिर एक्टिविटी कोफिशिएंट के वैल्यू को 1 एज्यूम कर लिया है। ये भी बोल सकते हो कि इन जनरल एक्टिविटी कोफिशिएंट इज कंसिडर्ड टू बी 1। तो ये हो गया एक्टिविटी या एक्टिव मास का पूरा कंसेप्ट। एक्चुअल कंसंट्रेशन जो पार्टिसिपेट करेगा वो एक्टिविटी होगा, सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिविटी 1 लिया जाएगा, और हमारे लेवल पे हम लोग एक्टिविटी की जगह में कंसंट्रेशन को यूज करेंगे। तो आप इसको नोट करिए, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं।